हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का चैप्टर सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 16 होगा और इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करते हैं कि उस सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो है वो नेचर क्या है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, उसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो इस लेक्चर में हम लोग सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो हमारा इंक्रीज होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर होता है लिक्विड का जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एज्यूम करें कि हम लोगों का अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर 1 atm है और 1 atm का मतलब होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और अगर हमारे पास लिक्विड जो है अगर वाटर है, तो अगर हम लोग वाटर को हीट करेंगे तो वाटर का जो है वो वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा, और जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेंगे तो जो वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमारा 1 atm हो जाएगा, जो कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इसीलिए हम लोग कहेंगे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है या फिर 373 केल्विन है। अगर हम लोग एग्जैक्ट अगर वैल्यू लें तो 373.15 केल्विन होता है, पर हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का अगर 1 atm पर अगर हम लोगों को मानना होगा तो हम लोग 373 केल्विन हम लोग मानेंगे। ठीक है, अब ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट का क्या हम लोगों का सेंस हुआ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट का वो ज्यादा होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, जब हम लोग उस सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर जो है वो हमारा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों के पास अगर सॉल्यूशन है, चूंकि उसका वेपर प्रेशर हम लोगों का कम है तो उसको हम लोगों को ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अब हमारे पास अगर सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट तो उसका वेपर प्रेशर तो हमारा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है, यानी अगर हम लोग सॉल्वेंट का अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सॉल्वेंट को यहाँ पर हम लोगों को कम हीट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है, यानी अगर हम लोग सॉल्वेंट का अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन को ज्यादा हीट चाहिए है ना, ताकि उसका वेपर प्रेशर 1 atm पहुंचे, और सॉल्वेंट को कम हीट चाहिए 1 atm वेपर प्रेशर तक उसको जाने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भी अगर हमारे पास कोई सॉल्वेंट होगा और उसमें अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक सॉल्यूशन बनेगा जिसका वेपर प्रेशर हम लोगों का प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम लोगों को ज्यादा अमाउंट में हीट देना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, क्योंकि सॉल्यूशन को ज्यादा अमाउंट में हीट की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड जो है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। और अभी हम लोग ने क्या डिस्कस किया, ए लिक्विड बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर हो गया जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखें तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 100 डिग्री सेल्सियस या फिर हम लोग 373 केल्विन बोल सकते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर पर
जो वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो हम लोगों का 1 atm हो जाता है। तो ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी काम आएगा। अगर हम लोगों के पास कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो P0S जो कि होता है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग हैं और हमारे पास अगर एक्वस सॉल्यूशन है यानी हमारा सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग कहेंगे कि P0S जो है वो हमारा 1 atm है या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। ये हम लोग का जो डेटा है उसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर हम लोग 373 केल्विन कह सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, क्योंकि सॉल्यूशन को हम लोग को ज्यादा हीट करना पड़ता है जिससे उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और ये क्यों होता है? क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हम लोगों का ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने है ना एक डायग्राम बनाए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने y एक्सिस पर वेपर प्रेशर को प्लॉट किया है, ठीक है। तो y एक्सिस पर हमारा वेपर प्रेशर है और x एक्सिस पर जो है वो हमारा टेम्परेचर है जिसका यूनिट हम लोगों ने केल्विन लिया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है ना वर्सेस टेम्परेचर का, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर जो है वो हमारा इंक्रीज होता है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसीलिए सॉल्वेंट का भी जो वेपर प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के बढ़ाने से इंक्रीज होगा और जो सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर है वो भी हम लोगों का टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि अगर हम कोई भी एक अगर टेम्परेचर चूज करेंगे, कोई भी एक टेम्परेचर, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। यानी किसी भी टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। और यही कारण है कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर का जो कर्व होगा वो ऊपर होगा और जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का कर्व होगा वो हम लोगों का नीचे होगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर एक टेम्परेचर लें तो इस टेम्परेचर पर अगर हम लोग यहाँ पर अगर एक वर्टिकल अगर हम लोग लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये हम लोगों का ये जो पॉइंट है ये हम लोगों को सॉल्यूशन को कट कर रहा है और यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे तो वो सॉल्वेंट को कट करेगा। यानी जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमारा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, जो कि हम लोग जानते हैं। इसीलिए सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का कर्व ऊपर से जाएगा और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का कर्व हम लोगों का नीचे से जाएगा। अब अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम लोग 1 atm एज्यूम करें, यानी अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 1 atm है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को 1 atm वेपर प्रेशर अगर हम लोगों का आ गया, ठीक है, यानी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर बराबर हो गया, तो यहाँ से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये पॉइंट होगा जहां पर ये सॉल्वेंट को कट करेगा और ये पॉइंट जो होगा वो होगा जहां पर वो सॉल्यूशन को कट करेगा। फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे। यानी हम लोग कहेंगे कि ये जो है ये पॉइंट जो है ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर हम लोगों का सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm हो गया है। यानी T0B, ठीक है, वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का जो है वेपर प्रेशर हमारा 1 atm हो गया। यानी यही टेम्परेचर तो हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का जो है वेपर प्रेशर 1 atm हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी हम लोग कहेंगे कि ये जो टेम्परेचर है ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का। और बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर सॉल्वेंट का होगा उसको हम लोग T0B से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें और यहाँ से जो हम लोग एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर खींचे हैं तो ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। यानी ये जो है ये टेम्परेचर जो है
अगर इस टेम्परेचर पर हम लोग देखें तो इस टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हम लोगों का कितना हो रहा है, 1 atm हो रहा है। यानी हम लोगों का जो ये टेम्परेचर है ये हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। क्योंकि इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो T0B है ये बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों का प्योर सॉल्वेंट का है, जबकि अगर हम लोग TB देखें तो ये हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन का है। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो TB है वो T0B से क्या है, आगे है। यानी जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम लोगों का सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, हम लोगों का ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर एज्यूम करें कि T0B जो है अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, और TB जो है वो अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, तो पहले सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या था, T0B, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अब कितना हो गया है, TB। तो हम लोगों का कितना इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, तो हम लोग कहेंगे जो इंक्रीज हुआ वो हुआ TB माइनस T0, क्योंकि इतना ही जो है वो हम लोगों का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हुआ है। इसीलिए अगर हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को अगर डेल्टा TB से, क्योंकि डेल्टा जो है वो चेंज को सिग्निफाई करता है, तो अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग अगर डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा हो जाएगा TB माइनस T0B। यहाँ पर ध्यान देना है कि सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से हम लोग सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को जो है वो घटाएंगे, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट चाहे केल्विन में हो या फिर डिग्री सेल्सियस में हो, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं केल्विन स्केल में भी 100 डिवीजन होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, और सेल्सियस स्केल में भी 100 डिवीजन होता है, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस स्केल पे आगे बढ़ेगा तो 1 डिग्री ही केल्विन स्केल पर भी आगे बढ़ेगा। इसीलिए जो डेल्टा TB है वो हमारा सेल्सियस अगर स्केल में देखेंगे तो भी हमारा वही रहेगा जो हम केल्विन स्केल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से हम लोग सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को ये देखना है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट कैसे एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि अगर हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशंस है तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो डेल्टा TB होगा, है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैलिटी क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा TB वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोलैलिटी के, ठीक है। अगर अब हम लोग इस सिंबल को हटाकर, है ना, इक्वालिटी से रिप्लेस करेंगे तो हम लोगों को एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, और इस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पर KB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को समझना है कि KB यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है। तो डेल्टा TB जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा किसके बराबर हो गया, KB इनटू मोलैलिटी। यहाँ पर मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बात जो है हम लोगों को ध्यान रखना है कि अभी जो हमारा सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल तो है ही, साथ ही साथ नॉन डिसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव है। यानी कि जब हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट हो रहा है, ना तो वो टूट रहा है, और ना ही एसोसिएट हो रहा है, यानी ना ही जुड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी जो भी हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला जो भी हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ लिख रहे हैं ये तभी वैलिड होगा हम लोगों का जब सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल, साथ ही साथ नॉन डिसोसिएटिव और या फिर नॉन एसोसिएटिव हो। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारा
इक्वल होता है TB माइनस T0B, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, इसीलिए सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से हम लोग सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग है ना घटाएंगे। ठीक है, तो डेल्टा TB बराबर TB माइनस T0B हो गया और ये हमारा इक्वल होगा KB एक कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। ठीक है, तो जहां पर हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि TB जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया और T0B जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हमारा सॉल्वेंट हो गया। अगर हम लोग M देखें तो M हमारा मोलैलिटी है। ठीक है, और KB जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसीलिए हम लोग यहाँ पर KB के लिए है ना हम लोग यहाँ पर 3 जो है वो उसका हम लोग नाम दे सकते हैं। एक है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर हम लोग उसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और या फिर हम लोग यहां पर कहेंगे इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग मोलैलिटी को कैसे हम लोग निकालते हैं, हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर हम लोग यहां पर एज्यूम करें कि W2 जो है वो हमारा अगर मास ऑफ क्या है सॉल्यूट है, ये ग्राम में हम लोग को लेना है। ठीक है, W1 जो है वो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है, इसको भी हम लोगों को ग्राम में लेना है। ठीक है, और M2 जो है वो हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है और मोलर मास ऑफ जो सॉल्यूट होता है उसका यूनिट हम लोग ग्राम पर मोल लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मोलैलिटी होता है वो हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर हम लोग यहां पर मोलैलिटी को अगर देखें तो W2 ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है और M2 जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो W2 को जब हम लोग M2 से डिवाइड किए तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाए और यहां पर W1 जो है वो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है पर ये ग्राम में है, तो इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे जिससे 1000 जो है वो हमारा न्यूमरेटर में चला गया। तो ये W2 by M2 हमारा हो गया क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट और W1 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये पूरा टर्म हमारा हो गया मोलैलिटी। ठीक है, अब ये हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए KB से, तो ये हमारा इक्वल हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं TB माइनस T0B। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो जो T0B जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है और नॉर्मली हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या फिर हम लोग 373 केल्विन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का अगर सेल्सियस में दिया है तो हम लोग यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और अगर हमारा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का अगर केल्विन में दिया गया है तो हम लोग यहाँ पर 373 केल्विन ले लेंगे। यानी इन दोनों टर्म में से नॉर्मली हम लोगों को T0B पता होता है, क्योंकि KB जो है वो एक कांस्टेंट है तो ये क्वेश्चन में हम लोगों का दिया रहता है। तो अब बच गया यहाँ पर हम लोगों के पास 3 टर्म है, एक मास ऑफ सॉल्यूट, एक मास ऑफ सॉल्वेंट और ये है हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यानी अगर हम लोग इसमें से देखें तो टोटल हम लोगों को है ना 4 जो है वो यहाँ पर हम लोगों को अननोन्स मिलेगा, W2, M2, W1 और TB। तो अगर इसमें से हम लोगों को किसी भी 3 का अगर वैल्यूज दिया हुआ होगा तो जो 4th अननोन होगा उसको हम लोग आसानी से जो है वो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जो डेल्टा TB जो है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये हमारा जितना सेल्सियस में आएगा उतना ही केल्विन में भी आएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी सेल्सियस में जो डिफरेंस होता है और जो केल्विन में डिफरेंस होता है वो दोनों हमारा सेम रहता है। ठीक है, अब अगर हम लोग यूनिट पे ध्यान दें कि अगर हम लोगों का जो है ना मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB होगा उसका यूनिट क्या होगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं टेम्परेचर हम लोग केल्विन में मेजर कर सकते हैं, तो डेल्टा TB का यूनिट जो है वो हमारा केल्विन हो जाएगा। तो मोलैलिटी जो है उसका अगर हम लोग यूनिट देखें तो क्या होगा, तो मोलैलिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मोल्स है ना पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि
जो केबी का यूनिट है वो कैसे निकलेगा, तो केबी का यूनिट जो हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा, है ना, डेल्टा टीबी का यूनिट जो कि केल्विन है, और उसको अब हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो मोल पर केजी, तो केजी ऊपर चला जाएगा। यानी अगर हम लोग देखें तो जो केबी का जो यूनिट होगा वो केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा, और इसीलिए हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो यूनिट ऑफ केबी है वो हमारा केल्विन केजी पर मोल हम लोग यहां पर लिख रहे हैं। केल्विन के जगह यहां पर हम लोग डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखना है कि यहां पर केल्विन केजी पर मोल हमारा जो है वो यूनिट होना चाहिए किसका, केबी का। अब हम लोग देखेंगे कि जो केबी है यानी जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वो किस फैक्टर पर हम लोगों का डिपेंड करता है। तो जो भी केबी का जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। यानी अगर हम लोगों के पास वाटर है तो उस वाटर में चाहे हम सुक्रोज डालें, ग्लूकोज डालें, यूरिया डालें, कोई उससे दिक्कत नहीं है। जो केबी है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि केबी सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारा सॉल्वेंट के नेचर पे जो है हमारा डिपेंड करेगा। अगर हम लोग सॉल्वेंट को चेंज नहीं करेंगे तो केबी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, अगर सॉल्वेंट को चेंज कर देंगे तो केबी का वैल्यू भी हम लोगों का चेंज हो जाएगा। केबी को जो है वो सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठीक है। तो सॉल्यूट और केबी में कोई रिलेशन नहीं है, केबी सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, यहां पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहां पर लिख रहे हैं द वैल्यू ऑफ केबी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो केबी को निकालने का एक फॉर्मूला भी है जिसको हम लोग देखेंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो हम लोग को याद रखना चाहिए कि जो केबी है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। अब यहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, if 0.15 gram of solute dissolved in 15 gram of solvent is boiled at a temperature higher by 0.216 degrees Celsius than that of the pure solvent, the molecular weight of the substance is। और यहां पर दिया हुआ है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर द सॉल्वेंट इज 2.16 केल्विन केजी पर मोल। तो जैसा कि हम लोग यहां पर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहां पर हमको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, यहां पर हमको मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया गया है, और साथ ही साथ यहां पर डेल्टा टीबी भी दिया गया है, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी दिया गया है, ठीक है। तो अगर अब हम लोग यहां पर जो हमारा फॉर्मूला है कि जो डेल्टा टीबी जो होता है वो हमारा होता है केबी इंटू W2 मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू यहां पर 1000 होता है, और यहां पर हमारा होता है W1 यानी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब जो हमारा डेल्टा टीबी दिया गया है वो बताया गया है 0.216 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमारा हो गया यहां पर 0.216। केबी का जो वैल्यू है वो हमारा 2.16 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग देखें मास ऑफ सॉल्यूट तो ये दिया हुआ है यहां पर 0.15 ग्राम, और ये हो गया हमारा 1000, और यहां पे हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताना है M2, और यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हम लोगों को यहां पर दिया गया है 15 ग्राम। तो अब अगर हम लोग यहां पर सॉल्व करें तो ये इससे यहां पर 10 टाइम्स चल जाएगा, यानी अगर हम लोग इसको यहां से M2 निकाले तो ये हमारा हो जाएगा 0.15 इंटू 1000 इंटू यहां पर हम लोगों का, ठीक है, 2.16 हो जाएगा, और नीचे में आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में यहां पर 15 इंटू 0.216, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा यहां से 10 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग यहां से देखें तो ये हम लोगों का यहां पे 100 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग अब ये कैंसिल कर दें तो हमारा जो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो सॉल्यूट है वो हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोगों का जो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हम लोगों का बी हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm इज 96.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज
जिसका मॉलिक्यूलर वेट 342 दिया गया है, इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं, चूंकि यहाँ पर हम लोगों का जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो 750 mm है, 180 mm से थोड़ा कम है, इसीलिए प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर ही 180 mm से कम है। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है 96.63 डिग्री सेल्सियस, और जब हम लोग इसमें सुक्रोज ऐड कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर हम लोग यहाँ पर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखें डेल्टा टीबी, तो ये हमारा टीबी माइनस टी नॉट बी हो जाएगा। टीबी है हमारा 100 और ये हो जाएगा हमारा टी नॉट बी दिया हुआ है 96.63, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3.37 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा टीबी बराबर जो होता है वो केबी इंटू W2 इंटू यहाँ पर 1000 हो जाता है, और यहाँ पर M2 इंटू W1, जहां W2 मास ऑफ सॉल्यूट है, W1 हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है, और M2 जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो अगर अब हम लोग यहां पर देखें तो डेल्टा टीवी जो हम लोगों का 3.37 है, केबी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है यहाँ पर 0.52। ठीक है, और इनटू अगर हम लोग यहां पर देखें तो W2 जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो W2 हम लोग रहने देते हैं इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 342 दिया है, और मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों का जो है वो यहां पर दिया गया है 500 ग्राम, तो यहां पर हम लोग 500 ग्राम लिख दे रहे हैं। तो अब अगर हम लोग यहां से W2 निकालें तो W2 क्या हो जाएगा, तो W2 हो जाएगा 3.37 इंटू 342 इंटू 500, और यहां पर आ जाएगा हमारा 0.52, ठीक है, इंटू 1000। ठीक है, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का करीब 1108.2 ग्राम आ जाएगा। यानी हम लोगों को इतना सुक्रोज डालना पड़ेगा जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट 96.63 से बढ़कर हम लोगों का 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, और इसीलिए हम लोगों का आंसर जो है यहां पर वो ए हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बॉइल्स एट 100.0518 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जो यूनिट देना है उसको केल्विन केजी पर मोल है। ठीक है, फॉर वाटर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है हमारा केबी इंटू एम, मोलैलिटी। ठीक है, क्योंकि हम मोलैलिटी हम लोगों का डायरेक्ट दिया हुआ है, और हम लोग यहां पर अगर डेल्टा टीबी देखें तो कितना आएगा हम लोगों का डेल्टा टीबी, तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम लोगों का दिया हुआ है सॉल्यूशन का 100.0518, और उसमें से हम लोग वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा जो डेल्टा टीबी आएगा यहां पर वो 0.0518 आ जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो अब हम लोग ये जो वैल्यू है वो हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं, तो 0.0518 हो गया हम लोगों का। जो केबी जो है वो हम लोगों को निकालना है यहां पर। ठीक है, और जो मोलैलिटी है वो हमारा दिया हुआ है यहां पर 0.1। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग केबी देखें तो ये आ जाएगा हमारा 0.0518 डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है, और इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.518, और इसीलिए हम लोगों का आंसर जो है वो यहां पर सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज 46.3 डिग्री सेल्सियस। A solution containing 3.795 gram sulfur in 100 gram CS2 gave an elevation in boiling point of 0.36 Kelvin, जहां पर Kb जो है वो CS2 के लिए दिया हुआ है 2.42 केल्विन केजी पर मोल। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का फॉर्मूला है वो होता है
डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1 इंटू यहां पर हम लोग 1000 करते हैं। अगर अब हम लोग देखें तो डेल्टा टीबी यहां पर क्या दिया हुआ है हम लोगों को, तो डेल्टा टीबी जो है वो हम लोगों को दिया है 0.36, तो यहां पर हम लोग 0.36 ले लेते हैं। और यहां पर केबी हम लोगों का दिया हुआ है 2.42। मास ऑफ जो सॉल्यूट है वो हम लोगों का 3.795 है, ठीक है। और यहां पर हम लोग लेंगे इंटू 1000 और यहां पर आ जाएगा हम लोगों का, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमको नहीं पता है तो उसको हम लोग M2 रहने देते हैं। और मास ऑफ अगर हम लोग सॉल्वेंट देखें तो यहां पर हम लोगों को मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो दिया गया है 100 ग्राम CS2 है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर 100 ग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जो अगर हम लोग M2 का वैल्यू निकालें तो ये हम लोगों का करीब करीब 256 जो है वो आएगा, ठीक है। करीब करीब हम लोगों का 256 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप लेंगे तो 255 समथिंग आएगा, जिसको हम लोग 256 यहां पर ले रहे हैं। हम लोगों से पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर। तो अगर हम लोग माने कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो सल्फर का है, अगर हम लोग माने कि मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है ना, अगर सल्फर का अगर वो SN है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, इसलिए हम लोग यहां पर M मान रहे हैं। अगर 2 एटम होगा तो फॉर्मूला S2 हो जाएगा, 4 एटम होगा तो S4 हो जाएगा। तो हम लोग अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला SN माने, जहां पर हम लोग जानते हैं कि सल्फर का जो एटॉमिक वेट है वो हमारा 32 होता है, तो अगर इसमें N एटम्स हैं तो इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों का 32N हो जाएगा। और यहां पर हम लोग का मॉलिक्यूलर वेट 256 आया हुआ है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि 32N जो है वो 256 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए जब हम लोग यहां से N निकालेंगे तो ये 256 डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। और इसीलिए हम लोगों का जो सल्फर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो S8 हो जाएगा, और हम लोगों का यहां पर जो आंसर होगा वो हम लोगों का D हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 732 mm एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारे पास एक यूरिया का सॉल्यूशन है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और उस समय उसका वेपर प्रेशर जो है वो 732 mm है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो पूछा जा रहा है कि इस समय सॉल्यूशन का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जबकि वाटर के लिए केबी जो है वो 0.52 केल्विन है ना पर मोलर जो है वो यहां पर दिया गया है, ठीक है। यानी हमारा जो केबी जो होता है उसका यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल। तो केजी पर मोल के जगह हम लोगों का M यानी मोलर भी लिखकर दिया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को यहां पर बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, चूंकि यहां टेम्परेचर हम लोगों का दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग जानते हैं कि एट 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग देखें एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो प्योर वाटर होता है उसका वेपर प्रेशर हम लोगों का 760 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। यानी यहां पर हम लोगों को सॉल्वेंट का है ना वेपर प्रेशर दिया हुआ है, और साथ ही साथ हमको है ना सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर दिया हुआ है, और यहां पर पीएस दिया हुआ है हम लोगों का 732 mm ऑफ Hg। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। और साथ ही साथ एक हम लोग सेकंड फॉर्मूला भी पढ़े थे जो था हम लोगों का P0 S माइनस PS और डिवाइडेड बाय जो था हम लोगों का यहां पर अगर हम लोग PS लेते तो यहां पर हम लोगों को मिलता है ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पर मिलता हम लोग को मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय यहां पर हम लोगों को नीचे मिलता मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें
कि यहां पर P नॉट एस माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस, ये हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहां पर समझें कि मोलैलिटी किसके बराबर होता है, तो मोलैलिटी हम लोगों का यहां पर बराबर हो सकता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं। अगर यहां से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, और अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, और इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो यही 1000 हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो अगर हमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अगर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता है तो हम लोग यहां पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, और यहां हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोगों का मोलैलिटी आ जाएगा। यानी अगर हम इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो यहां पर भी है, यानी ये जो हम लोगों का आएगा अगर हम लोग उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दे 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो ये हम लोगों का मोलैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि P नॉट एस है हमारा 760 माइनस 732 और डिवाइडेड बाय यहां पर है 732, ठीक है। तो ये हम लोगों का यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय यहां पर हम लोगों का मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसको सॉल्व कर ले तो ये हम लोगों का करीब 0.038 आएगा, ठीक है। यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमारा 0.038 आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा टीबी होता है वो हमारा केबी इंटू मोलैलिटी होता है m, और अभी हम लोगों ने देखा कि मोलैलिटी कैसे निकलता है। तो अगर हमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर पता होगा तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यहां पर हम लोगों का 18 हो जाएगा क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, यहां पर सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। इसीलिए अगर हम लोग यहां से डेल्टा टीबी निकालें तो हम लोगों का डेल्टा टीबी जो है वो केबी यहां पर क्या दिया हुआ है 0.52, और इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे मोलैलिटी से। तो देखिए यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 0.038 आ चुका है, और इसको अब हम लोगों को है ना डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18, और फिर हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना होगा किससे 1000 से, ठीक है। यहां पर ध्यान से देना है, देखना है कि ये इस फॉर्मूला से हम लोगों को मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाएगा, ठीक है। और उसको जब हम लोग 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों को मोलैलिटी निकल जाएगा। तो मोलैलिटी के लिए 0.038 हम लोगों को यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल चुका था, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए 1000 और डिवाइडेड बाय हम लोग 18 कर दिए, ठीक है। तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा करीब 1.097 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और हम लोग जानते हैं कि अभी हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा टीबी जो होता है वो हमारा होता है टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। तो टीबी कितना दिया हम लोग को निकालना है, और टीबी हमारा कितना है ना, टी नॉट बी हमारा 100 है और टीबी निकालना है। तो टीबी माइनस 100 जो है ये हम लोगों का 1.097 हो जाएगा, और इसीलिए हम लोगों का यहां से जो टीबी है वो 100 में 1 जुड़ जाएगा, तो हम लोगों का 101.097 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, और हम लोगों का आंसर जो है वो यहां पर ए हो जाएगा।